माइक थोड़ा सा तेज कर लो। कल हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में सर्कुलर भी पढ़ लिया था, वर्टिकल भी पढ़ लिया था, हॉरिजॉन्टल भी। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अगर अलग स्टेप पे चलने वाले थे, पर मुझे लगता है उससे पहले थोड़ा सा अपने आप को चेक कर लेना ज्यादा बेहतर है। तो मैं आपको कुछ प्रश्न कराऊंगा, बोर्ड पे आपके प्रश्न आएगा, डिस्प्ले होगा, आप उसे देखेंगे, अरेंज करने की कोशिश करेंगे। एक एक डेटा से कम चार चार पांच पांच प्रश्न होंगे। आपको मैं पहले डेटा दिखाऊंगा, आप इसको पढ़िए तेजी से। अब तो पढ़ ही लिए होगे, मैं 3 बार पढ़ चुका। अब मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा, प्रश्न आप पढ़ेंगे, पढ़ के केवल देखेंगे, फिर मैं ये डेटा ओपन करूंगा, फिर आप डेटा को अरेंज करेंगे, फिर एक एक प्रश्न आपके सामने आएगा। पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में कौन 1 से 7 तक सीटों का सही क्रम प्रस्तुत करता है? यदि एफ छठवीं सीट पर और एच सातवीं सीट पर बैठता है तो कौन सा राजनीतिक सीट नंबर 2 पे बैठेगा? याद रखना, यदि का मतलब क्या होता है? यदि का मतलब यह होता है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी सकता। यदि 1 से लेकर 7 तक नंबर की सीटों का क्रम GINHOFP है तो कौन से दो राजनीतिज्ञ आपस में सीट बदल सकते हैं बिना किसी व्यवस्थितिकरण के नियम को तोड़ते हुए? यदि वो 1 नंबर या 7 नंबर सीट बैठते हैं तब F और I की सीटों के बीच का अंतर क्या होगा? यदि H 4 नंबर और F 6 नंबर सीटों बैठते हैं तो कौन से दो राजनीतिज्ञ क्रमशः 1 और 7 नंबर की सीटों पर बैठेंगे? एसी तो चालू कर दो। इसको चालू करवा दीजिए, ये वाला केवल। रेडी? अब आप इसको देखिए और पेन चलाना शुरू करिए, व्यवस्थित करना शुरू करिए। ये है यूपीएससी लेवल, ये सारे प्रश्न यूपीएससी लेवल के थे। अब अगर आप कर ले रहे हो तो मतलब अब आप आईएएस बनने के लिए तैयार हो। अनेक कांस्टेबल का फॉर्म तो भरे ही हो। यार बड़ी गर्मी है।
बिल्कुल क्वेश्चन एक बार नहीं, ये आप डेटा देख लें, क्वेश्चन हम दिखाने ही जा रहे हैं। ये रहा पहला नंबर। ऑप्शन ए, वेरी गुड। ऑप्शन बी, ये भी वेरी गुड। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कांस्टेबल। जितने कांस्टेबल हाथ उठाएं, शर्म नहीं आती? इतने स्लो मोशन में अब तक कम से कम 70% सिलेबस खत्म हो गया होता, और इतने स्लो मोशन में एक एक बात को अर्था अर्था के, समझा समझा के, सिखा सिखा के कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है। इसके बावजूद अगर आंसर देने में हाथ नहीं उठ रहा है तो कभी कभी आईना तो देख लिया करो। मम्मी पापा तो कहेंगे ही बहुत सुंदर हो, स्वयं भी देखो तो पता चले। और अगर एप्टीट्यूड के प्रश्न नहीं कर पा रहे हो जीवन में क्या करोगे? एक बात अपने दिमाग में रख लो। देखो, कई बार अलग अलग विद्यार्थी मिलते हैं, अपने अपने हिसाब से फीडबैक देते हैं, अपने अपने ओपिनियन होती है उनकी। क्योंकि एक कहावत है ना, जो आदमी कर नहीं पाता कहता है खराब है। ये तो खान सर की जिंदाबाद है, और जिंदाबाद हमेशा रहे वो। ये उनकी सोच है, ये अप्रोच है कि उन्होंने शिक्षा को सस्ता करके घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया। और नहीं, मैक्सिमम जो टीचर रहे थे या पढ़ा रहे हैं, ये मैक्सिमम तो वहीं पढ़ाते थे। फिर आप पैसा खर्च करते, ज्यादा पैसा देने पे आदमी को लगता है फीलिंग ज्यादा आती है। वो तो जितने सस्ते में पढ़वा सकते हैं उतने में पढ़वा रहे हैं। और एक दिन और बताया था कि हमेशा खान सर की ओपिनियन रही है कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन के साथ साथ उनका भविष्य उज्जवल हो। मान लो सबका सिलेक्शन नहीं, भविष्य तो उज्जवल सबका होना चाहिए, और तभी होगा जब आप एफर्ट करोगे। हाथ उठाने में शर्मा रहे हो। प्रश्न नंबर 2। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। चलो इस बार थोड़ा जागे। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑनलाइन वालों को भी देख लो।
ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अगर आपसे इसका उत्तर नहीं आ रहा है तो दो बातें मान लीजिए अपने दिमाग में। पहली बात तो 26-27 में होगा नहीं, ये कंफर्म मान लीजिए। अब आप 28 की तैयारी शुरू करिए, क्योंकि अगर इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी आप इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हो तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आखिरी प्रश्न। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब जितना कार्यक्रम करना था आपने कर लिया। अब देखिए मैं दिखाता हूं आपको। पहली लाइन, 7 राजनीतिज्ञ, 1 2 3 4 5 6 7। यही है आईएएस तैयारी करने का तरीका। जैसे उसने लिखा 7, आप पहले पढ़ लो 7 है भी, कि काट चला गया ऊपर। कई बार होगा यहां लिखेगा 7 पर यहां होंगे 5 या होंगे 6 या होंगे 8, एक को डिफाल्टर घोषित कर देगा बाद में। तो आप पहले, जैसे उसने कहा 7, तो आप पहले 7 काउंट करके देख लो। 1 से लेके 7 नंबर तक सीटों पे व्यवस्थित किए जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि सर हम ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सब मैं बता चुका हूं। 1 से 7 नंबर की सीट ऐसे ही होगी। कोई भी व्यवस्थितीकरण तभी मान्य है जब सातों राजनीतिक इन सातों सीटों में व्यवस्थित हो, यानी आप किसी को छोड़ नहीं सकते। एन सीट नंबर 3 पर बैठेगा। ओके, नीचे पॉजिटिव और कंफर्म डेटा है। एन से रिलेटेड डेटा है कि जी कभी भी एन के एकदम आगे और पीछे सीट पर नहीं बैठेगा। क्लियर? एच और पी के बीच में हमेशा 2 सीटों का अंतर होना चाहिए। पी ऑब्लिक एच, एच ऑब्लिक पी, ये जहां सेट होंगे ऐसे ही सेट होंगे। आई और पी के बीच हमेशा कम से कम 1 सीट होनी चाहिए। कम से कम 1 का मतलब अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है। तो आप ऐसे लिखेंगे आई, यहां लिखेंगे पी और यहां ऐसे डैश डैश कर देंगे। अब आप सोचेंगे सर ये डैश डैश क्या है?
ई ए से लंबा है परंतु सबसे लंबा, याद आया? 5 का सेट था, ए के ऊपर ई गया तो इसका मतलब हुआ या तो इसी ऊपर 2 लोग होंगे, नहीं कम से कम एक होगा ही। तो हमें कंफर्म नहीं था इसलिए हमने डैश डैश करके छोड़ दिया। क्लियर है? अब चूंकि ये यहां अरेंज नहीं होगा क्योंकि ये डेटा है, आपने डेटा रफ में बना लिया। अब इसके अरेंजमेंट की दुनिया में मैं आपको ले चलता हूं। पहला प्रश्न, एन 3 नंबर की सीट पे बैठेगा, 3 नंबर पे हर जगह बैठा है। जी एन के आगे पीछे नहीं बैठेगा, यहां बैठ गया इसलिए सी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है? एच और पी के बीच हमेशा 2 व्यक्ति होने चाहिए, यहां पे एक ही व्यक्ति है इसलिए यह भी नहीं हो सकता। क्लियर है? अब आ गए ए और बी। अब देखिए, एन तीसरे नंबर पे ये ठीक है, आई और पी के बीच में कम से कम एक होना चाहिए, ये भी ठीक है। जी एच और पी के बीच में 2 होना चाहिए, ये भी ठीक है। ये देखिए यहां सेट है ये। ऑप्शन बी में देखिए, जी टॉप पे है, एक लाइन और है इसमें, एफ हमेशा ओ की सीट से एकदम पीछे हो। एफ हमेशा ओ की सीट के एकदम पीछे होगा, यानी जहां होगा उसके ठीक बाद ही एफ होगा। तो ओ यहां है, एफ यहां है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिनका जिनका बी था उनका सही है, और जिनका ये सही हो रहा है तो समझ लो वो सही है, कभी ना कभी उनका सही होगा। 1 2 3 4 5 6 7, एन हमेशा 3 नंबर पे ही बैठेगा। जी यहां और यहां नहीं बैठेगा, एकदम बिल्कुल क्लियर है। और एक लाइन और है, एफ हमेशा ओ के ठीक नीचे बैठेगा। अब कह रहा है एफ 6वीं नंबर पे है, एफ 6वीं नंबर पे है तो ओ कहां होगा? 5वें नंबर पे। एच 7वीं सीट पे है तो यहां कौन होगा? पी। ठीक है? जी यहां बैठ नहीं सकता, जी कहां जाएगा? यहां कौन आएगा? तो कौन सा राजनीतिक सीट नंबर 2 पे बैठेगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके लिए अगर मार्कर चलाना पड़े तो इससे अच्छा है कि संसार छोड़ दें। कारण क्या है? एच और पी, एच और पी के बीच में 2 व्यक्ति होने चाहिए, वो आपस में स्थान कभी भी बदल लेंगे, कोई फर्क। तो इसका उत्तर बिना कुछ किए क्या होगा? ऑप्शन डी। समझ में आया कि नहीं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, बस यही मामला सेट है, इसको हमेशा बना लेना है। ठीक है? ओ और एफ जहां होंगे साथ जाएंगे। ओ 1 नंबर पे बैठेगा तो एफ दूसरे नंबर पे, एच को 7 नंबर सीट दे रहा है तो पी फिर कहां बैठेगा? यहां। अब आई यहां नहीं बैठेगा क्योंकि पी और आई के बीच में कम से कम एक सीट का ज्ञान तो प्राप्त हो गया। पी और आई के बीच में, एफ और आई के सीटों के बीच का अंतर क्या होगा? 3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यही था। ठीक। जितने क्वेश्चन प्रोवाइड करते जाएं उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, उसमें कभी मिस्टेक मत करना वरना संसार का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पक्का प्राप्त होगा। 2 4 5 साल बाद मेरी एक एक बात याद आएगी। जब कष्ट में रहोगे तो आपको याद आएगा, उस समय पढ़ा होता तो कष्ट न होता।
H4 नंबर पे। अब तुरंत P यहां मत रख देना, क्योंकि P ऊपर भी जा सकता है। H4 नंबर पर, F छठे नंबर पे है, तो O कहां जाएगा? 5 नंबर पर। अब अगर आप नीचे P रख देते हैं, नीचे यहां G रख सकते हैं, यहां I रख सकते हैं, एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी हो सकती है कि P आप यहां रख दें, G आप यहां रख दें, I यहां रख दें, तो I और P के बीच में गैप नहीं हो पाएगा, इसलिए P कहां आएगा? यहां आएगा, यहां होगा I। एक और 7 नंबर की सीट पे कौन बैठेगा? G, और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस काम खत्म हो गया। आप में से कितने लोग ऐसे जिनके सारे सही थे? सारे सही थे। कितने लोग ऐसे थे जिनका एक भी सही नहीं था? ये बड़े ईमानदार लोग होते हैं जो ईमानदारी से हाथ उठाएं। शेष तो बाबा बैठे होंगे, उनको लगता है बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती हमेशा उसकी होती है जिसकी पहले से ठीक ठाक इज्जत होगी, जिसकी है ही नहीं, बेइज्जती किस बात की होगी? अब अगले प्रश्न में चलने से पहले मैं आपको एक शायरी सुना दूं। जीवन में यही है और कुछ है नहीं। जीवन खुशहाल रहे, उमंग में रहे, पॉजिटिव रहे, है ना, पॉजिटिविटी बनी रहे। किसी लड़के ने यहां लिख के रखा था, कौन रखा था? लाइब्रेरी में पढ़ते हो बिना लाइब्रेरी के? लिखा है, प्यार किया तो बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए, जालिम ने दिल भी उस वक्त तोड़ा जब हम उसके प्यार के गुलाम हो गए। अब हम लोग एक कठिन प्रश्न करने जा रहे हैं, या आसान करें? आप ये 3 डेटा अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लो, और ये नाम लिख लेना, ABCD, E और F। पूरा प्रश्न लिखने की जरूरत आपको अपनी कॉपी में ABCD, E लिखना है। फिर लिखना है, ए अंतिम स्थान पे नहीं आया, ई तीसरे स्थान पे आया, बी ने डी के तुरंत पहले या तुरंत बाद समाप्त किया।
अब आप पहले प्रश्न को जरा प्यार से देख लो। देख लिया? ठीक है, रेडी? ऑप्शन ए, क्या कह रही है? अभी लिखा नहीं? अभी नहीं किए तो क्या कर रही थी इतनी देर से? पूरा लिखी हो ना? नहीं, तुम पूरा लिखी हो। ये तो पत्थर उत्थर चला देगी। अब गुरुजी लिख लिए? इतना स्लो ना सोचो ना कि पेपर खत्म हो जाए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, देख लिया? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये शायरी का कमाल है ना? जोश आ जाता है शायरी सुनने के बाद, क्योंकि जीवन में एक ही सब्जेक्ट है, मोहब्बत, बेवफा और नफरत। इसके अलावा इसी में एक को हिस्ट्री समझ लो, एक को पॉलिटी और एक को जियोग्राफी। और ये तीनों सब्जेक्ट तभी आएंगे जब आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। और इसका मतलब आपको क्या पढ़ना चाहिए? सी सेट। डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, मोहब्बत भी अच्छी होगी। इधर देखिए, ए अंतिम स्थान पे नहीं आया, तो यहां पे ए अंतिम स्थान पे, तो इसको काट दो। और यहां आप ये सीखो कि जब ये कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं तो हमेशा ऑप्शन से एलिमिनेट किए जाते हैं। ई तीसरे स्थान पे आया, यहां पे ई दूसरे स्थान पे, इसलिए ये गलत। बी ने डी के तुरंत पहले या तुरंत बाद प्रतियोगिता समाप्त की, यहां बी और डी के बीच में काफी गैप है, इसलिए सी गलत। ऑप्शन डी इज द राइट। ये एकदम आसान था। यूपीएससी में अगर ये प्रश्न आया, और वैसे भी बता दूं ये सारे प्रश्न उस पे चैनल पे रहेंगे, और इसके बाद भी ऐसा नहीं, इसके बाद भी इससे लेवल जो टफ बन सकते हैं वो भी हम बना के डाल देंगे। आप इनकी लगातार प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करते वक्त एक बात याद रखना, आप आंसर पे फोकस मत करना, आप हमेशा प्रोसीजर पे फोकस करना। क्योंकि एग्जाम में प्रश्न नया आएगा, और जब नया आएगा और हमें प्रोसीजर चलाना आता होगा तो हम कर लेंगे। समझ रहे हो नहीं? कहने का मतलब यह होता है, जैसे गन होती है, गन बंदूक होती है, अगर उसकी चलाने की हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, प्रोसीजर हम जानते होंगे, फिर रात को जल्दी में कोई उठा देगा तो भी हम चला लेंगे, कोई सड़क चलते हुए देगा तो भी चला लेंगे। लेकिन अगर रैंडम हमारे पास आएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब आप हमेशा प्रोसीजर पे फोकस करना। सही क्रम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। प्रश्न पूरा पढ़े हो या प्रश्न भी नहीं पढ़े हो? निम्नलिखित में कौन सा क्रम प्रतियोगिता के परिणाम के बारे में सही? इस पे ध्यान दिए थे कि नहीं? ई तीसरे नंबर पे आया, यहां चौथे नंबर पे चला गया है, इसलिए यही क्या है?
ये कठिन है ना। कठिन है ये। क्या होगा आंसर? ये 5वें स्थान पे आया, गलत होगा। क्यों? यहां ई आएगा, बी के ठीक पहले प्रतियोगिता समाप्त करेगा, तो इसका मतलब बी यहां आएगा और डी, ठीक है। ए पहले स्थान पे आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। एफ दूसरे स्थान पे आ सकता है, यह भी सही बात है। एफ छठवें, जब टाइम मिल जाता है। मतलब अगर आप बीमार भी हो और घर वाले कहें जाओ क्रिकेट खेल लो, तो चले जाओगे? भारत 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में वर्ल्ड कप जीता था, याद है? याद है कि नहीं? अब बोल ही नहीं रहा। तब पैदा नहीं हुआ था। अब देखो लोग फंसते कैसे हैं। जैसे आपने कहा क्रिकेट आपकी हॉबी है, तो सामने वाले ने आपसे पूछा कि भारत 2 ही बार वर्ल्ड कप जीता है, वनडे वर्ल्ड कप। एक बार कपिल देव के नेतृत्व में जीता है, दूसरी बार महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। कपिल देव ने 83 में जीता था। हॉबी का मतलब हुआ कि उसका जड़ से लेकर आसमान तक सब आपको पता होना चाहिए। और 2011 में धोनी जी के नेतृत्व में जीता था। तो सवाल यह है कि भारत उस वर्ल्ड कप में एक टीम से हार गया था, वो टीम कौन सी थी? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी हॉबी गीत और संगीत है, लिरिक्स एंड म्यूजिक? मैं पूछूंगा नहीं इन लोगों से, पूछो क्यों? क्योंकि यही हॉबी मेरी भी है, तो मैं पूछूंगा नहीं। आप एक बात जान लीजिए, साउंड जो होता है ना, साउंड, वो सबसे शानदार थेरेपी होता है व्यक्ति के लिए। दिमाग को सबसे ज्यादा राहत साउंड से मिलती है। और आप जितने तरीके से कहोगे उतने तरीके से मैं सिद्ध कर दूंगा। आप जितने तरीके से कहोगे सर सिद्ध करके बताओ कैसे दिमाग को अच्छा लगता है साउंड, तो मैं बता दूंगा। बता रहा हूं। जैसे किसी ने कहा वाओ कितने क्यूट लग रहे हो, ये आपके कानों में क्या पहुंचा? साउंड। साउंड पहुंचा, अच्छा लगा। मान लो 14 फरवरी आ गई, आप सड़क से जा रहे हो, पीछे से बड़ी मीठी आवाज में क्या आया? आपकी मम्मी जब आपको प्यार से बुलाएंगे वो साउंड आपको अच्छा लगेगा। दिमाग की खासियत क्या होती है, आप कभी भी देखना। और वैसे तो लोगों ने हाथ इसलिए नहीं उठाया कि मैं जानता हूं खलीफा हो और इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, तो मैं भी तो सबको पहचानता हूं। इनमें से लगभग मैक्सिमम को गीत संगीत पसंद होगा, गाने सबको अच्छे लगते हैं। गानों की खासियत क्या होती है, अभी हम लोग यहां क्लास में पढ़ रहे हैं, सीरियस टॉपिक चल रहा है, और बगल से एक बारात गुजरे बाकायदे डीजे बजते हुए, और डीजे पे कोई भोजपुरी गाना बज रहा हो, और गाना भी हो साटेला जब बिंदिया, आप यकीन माने आप क्लास में प्रश्न तो पढ़ते रहेंगे, पर आपका हृदय धक 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 करेगा। और आप में से कुछ लोग पैर जो नीचे होगा ना, शरीर नहीं हिला सकते तो पैर ही हल्का हल्का हिला लेंगे। दरअसल क्या होता है, जो साउंड होता है म्यूजिक, ये ब्रेन को थेरेपी देता है, दिमाग को रिलैक्स करता है। कभी भी दुख हो सुख हो, आप देखिए लड़कियों की जब विदाई होती है शादी के बाद, तो जो शहनाई बजाने की परंपरा थी वो क्या था? शहनाई जो बजती थी, तो शहनाई का जो साउंड निकलता था वो बड़ा आत्मीय साउंड होता है, जो मन के आपके हृदय को बिल्कुल छू जाता है। कभी भी आप देखना, सुबह के टाइम शादी हो गई लड़की की, या दोपहर में विदाई जब हो रही होती है, तो जो शहनाई की धुन आती है वो बड़ी
जैसे कहते हैं इमोशनल होती है। और आप यकीन माने, किसी की शादी हो रही, किसी की बेटी या बहन विदा हो रही है, आप उधर से गुजर रहे हैं, आपका उन लोगों से कोई कनेक्शन नहीं, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। आप उधर से गुजरेंगे तो जो शहनाई की धुन होगी और लड़की की विदाई के समय जो घर वाले परिवार के लोग रो रहे होंगे, आंसू गिर रहे होंगे, आप यकीन मानिए, आप दुनिया के कितने भी खतरनाक से खतरनाक आदमी हो, आप या तो इमोशनल होंगे और नहीं इमोशनल होंगे तो आप न्यूट्रल बने रहेंगे, आप हास्यास्पद कभी नहीं होंगे। यहां तक कि लड़का दूल्हा जिसने बड़ी तपस्या की उसे पाने के लिए, जब मतलब रात दिन प्रयास किया, आंदोलन किया, अब तो विदा करके ले जा रहा है, अब आज के बाद तो शासन इधर से होगा, उसे 2-4 साल बाद एहसास होगा गलत काम कर दिया। लेकिन जब लड़की के घर वाले उसे विदा कर रहे होंगे तो आप कभी भी नोटिस करना, जो लड़का होगा दूल्हा भी, उसके चेहरे के भी भाव बदले हुए होंगे। तो जो धुन होती है, साउंड, ये व्यक्ति को सबसे ज्यादा राहत पहुंचाती है। इसीलिए खुशी के मौके पे आप कभी देखिए गाजे बाजे बजाए जाते हैं, क्योंकि साउंड एनर्जी दिमाग को सबसे ज्यादा हील करती है। दिमाग को हील करने का सबसे शानदार माध्यम है साउंड। आपको दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, आप तुरंत समझ जाएंगे। मान लो आपको किसी से मोहब्बत है, और मोहब्बत पुरानी नहीं है, नई नहीं है। पुराने में तो लोग कहते हैं चलो अभी बिजी है, बात करते हैं। नहीं, अभी प्रोसीजर चल रहा है। आप यकीन माने, जब आप बात करेंगे फोन पे, तो फोन पे क्या होगा, साउंड का आदान प्रदान हो रहा है, आप खोए रहेंगे। यकीन मानिए, आप में से जिसने भी कभी किसी से बात किया होगा वो खोया रहता होगा। जिस ड्यूरेशन में वो बात कर रहे होगा उसके दिमाग में कोई और बात चलेगी ही नहीं, क्योंकि साउंड थेरेपी, जो आवाज उसे पसंद है वो आवाज कानों में आ रही तो उसे पसंद आएगी। ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें गजल बहुत पसंद होती है। और मैंने आपको बताया है कि यूपीएससी की मॉक इंटरव्यू देने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट गजल, म्यूजिक, इसके सराउंडिंग होते हैं। और हॉबी पूछी क्यों जाती है ये भी आप जान लीजिए। जब इतना बताया तो ये भी बता दो, हॉबी इसलिए पूछी जाती है कि अगर आप लाइफ में कभी डिप्रेशन में चले गए, वेस्टर्न कंट्री जितनी है, भारत को छोड़ दिया जाए, वेस्टर्न कंट्री जितनी डेवलप्ड कंट्री हैं, वहां पे जब किसी का मेडिकली ट्रीटमेंट होता है तो उससे पहले उसकी पूरी केस हिस्ट्री लिखी जाती है। हमारे कई दोस्त हैं जो ब्रिटेन में रहते हैं, लंदन में, तो उनके बच्चे भी हैं। जब वो ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो जब मतलब बच्चे के बर्थ से लेकर अब तक पूरी हिस्ट्री उनकी कंप्यूटर पे सेट होती है कि यूनिक आईडी नंबर होता है। वो किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको यूनिक आईडी नंबर देना होगा, तो बर्थ से लेकर अब तक उसकी क्या हिस्ट्री और क्या ट्रीटमेंट हुआ सीधा सीधा आएगा। वो कहां पढ़ता है, किस क्लास में पढ़ता है, क्या क्या खाता है, क्या क्या करता है, एक्टिविटी क्या क्या करता है। तो मेडिकली ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा माध्यम है हॉबी। अगर किसी की कोई हॉबी होगी तो वो उससे ज्यादा बहुत जल्दी हील होगा। इसी तरह जो लोग यूपीएससी इंटरव्यू, तो उनमें मैक्सिमम लोग बताते हैं कि मेरी हॉबी जो है म्यूजिक है, गजल है। और एक तो मेरा पार्टनर ही था गजल के नाम पे ही, तो उसने पूरा कांड कर रखा था, ये मैं आपको क्लास में बता चुका हूं। इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स पाया था गजल सुना करके। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जब हॉबी होगी हमारे पास तो हम किसी चीज से घबराएंगे नहीं। मैंने लाइन इसलिए बोला कि अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरी अभी क्लास चल रही है, क्लास में मैं प्रेजेंट हूं और प्रश्न का उत्तर जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। लेकिन एक समय के बाद मेरी क्लास समाप्त हो जाएगी, किसी और बैच में चलेगी, किसी और सेंटर पे चलेगी, पटना चलेगी, दिल्ली चलेगी, हमारी आपकी मुलाकात नहीं होगी। तो मैं आपको एक जीवन का माध्यम दे रहा हूं कि यदि आपकी कोई हॉबी है और नहीं है तो ढूंढ लो। कोई हॉबी है तो आपको कभी वो हॉबी डिप्रेशन में नहीं जाने देगी। आप जब डिप्रेशन की ओर जाएंगे तो आप सुन लेंगे। अगर आप म्यूजिक सुनते हैं, मान लिया आपका दिल टूट गया, तो आप गम भरे गाने सुन लेंगे, मन को राहत हो जाएगी, है ना? आप खुश हैं, खुशी वाले गाने सुन लेंगे, उसमें आपको राहत हो जाएगी। और खासकर गुलाम अली वगैरह की गजल सुन लेंगे तो वैसे ही आप पूरी दुनिया में खो जाएंगे। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा हमारी एक हॉबी होनी चाहिए। ये मैंने इसलिए बताया मात्र ये प्रश्न की वजह से नहीं, इन फ्यूचर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका एप्टीट्यूड शानदार हो, एप्टीट्यूड शानदार होने का मतलब आईक्यू शानदार हो, और आईक्यू और ईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशेंट और इमोशनल क्वोशेंट, दोनों बैलेंस होने चाहिए। और बैलेंस कैसे होते हैं? आईक्यू है कंसंट्रेशन
और ईक्यू है इमोशन, मतलब हॉबी, यानी हमारी कोई हॉबी होगी तो हम इमोशनली उसमें इन्वॉल्व होंगे। और आईक्यू है कंसेंट्रेशन, जितना हम कंसेंट्रेट होंगे उतना हमारा काम होगा। अब इस प्रश्न में जहां तक बात थी, चूंकि 6 व्यक्ति हैं, उसने कहा है कि ए बी सी डी ई एफ 6 व्यक्ति हैं, तो प्रतियोगिता 1 2 3 4 5 6 नंबर पे ही समाप्त होगी, प्रतियोगिता का क्रम ही यही होगा। उसने कहा ए अंतिम स्थान पे नहीं आया, ये बात तो मान लिया, देखा हॉबी, इसकी हॉबी है म्यूजिक। तीसरे नंबर पे आया ई, ई बी से ठीक पहले यानी बी यहां आया, और बी के ठीक पहले या ठीक बाद डी होना चाहिए, डी यहां नहीं आ सकता, डी यहां आएगा। यानी किसी भी कीमत पर ए पहले स्थान पे आ सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। एफ दूसरे स्थान पे आ सकता है, यह भी बात सही हो सकती है। सी 6वें स्थान पे आ सकता है, यह भी सही हो सकता है। ए 5वें नंबर पे आए, यही बात सही। और उसने पूछा है कौन सा कथन गलत होगा, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ए 6वें स्थान पे आया, कैसा चमत्कार कर रहे हो? यदि है तो क्या हुआ? यदि है, यदि जब होगा, यदि कहीं भी लगेगा तो जो डेटा कंफर्म है वो तो रहेगा ही रहेगा ना। ई तीसरे नंबर पे आएगा, ये एकदम रहेगा ही रहेगा। ए 6वें नंबर पे नहीं आएगा, ये भी रहेगा रहेगा। बी और डी पड़ोसी होंगे, ये भी रहेगा ही रहेगा। समझ गए? यदि लगा देने से जो एक्चुअल कंडीशन वो बदल नहीं जाती, यदि अन्य जगह लागू होगा, एक्चुअल पे नहीं होगा। इसके पहले के प्रश्न में देखा था आपने, जहां जहां यदि था वहां भी एन तीसरे नंबर पे ही बैठ रहा था। डी ए के पहले प्रतियोगिता समाप्त कर लेता है। ए के पहले प्रतियोगिता समाप्त कर लेता है। नहीं, गड़बड़ नहीं है। ए 6वें स्थान पे आए, ये तो हो नहीं सकता। अब सवाल है कि बी ने डी के तुरंत पहले या तुरंत बाद प्रतियोगिता समाप्त की। एक कंडीशन यह हो सकती है, अब आप देखो, मेरी बात सुनो, बी रिलैक्स यार, बी रिलैक्स। मैं पढ़ा रहा हूं, सिद्ध करूंगा ना अभी। डी ने ए के पहले प्रतियोगिता समाप्त की है, तुरंत पहले की है, यह तो नहीं लिखा आया नेटवर्क में।
वो जो 5 व्यक्ति थे, ए बी से लंबा परंतु सी से हल्का था, उसमें डी सी से लंबा था, पर कितना लंबा था ये तो नहीं लिखा था। और लास्ट में सेट करते वक्त डी ऊपर चला गया था, सी नीचे आया था, याद है? यही तो यूपीएससी है। अगर शब्दों से धोखा ना हो फिर यूपीएससी कैसा? उसने कहा कि डी ए के पहले प्रतियोगिता समाप्त कर लेता है, तो मैक्सिमम लोगों ने मान लिया ए के ठीक पहले। ये नहीं है, ठीक पहले भी हो सकता है और बहुत पहले भी हो सकता है। अब एक देखो, ए छठे स्थान पे नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। और बी और डी होंगे इसी स्टाइल में होंगे जैसे यहां मैंने बना रखा है, बी डी ए। बी और डी जहां जाएंगे, यानी बी और डी यहां नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उस स्टाइल में ए को छठवें नंबर पे रखना होगा। तो बी और डी कहां आएंगे? या तो यहां आएंगे, है ना? यहीं यहीं आएंगे क्योंकि अगल बगल ही होंगे। तो ए यहां हो सकता है, ए यहां हो सकता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। कौन बच्चा पूछा? सी। सी किसने बोला? आप हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन डिस्कस विद मी। किसी बच्चे ने कि ऑप्शन सी क्यों नहीं हो सकता, यही ना? सी छठवें स्थान पे आया, ये जरूरी नहीं बेटा। सी चौथे स्थान पे भी तो आ सकता है, और चौथे स्थान पे आया तो सी पांचवें स्थान पे भी हो सकता है। सी छठवें स्थान पे आया, ये कंफर्म तो नहीं होगा, पर इस डेटा से एक बात कंफर्म है कि ए चौथे या पांचवें स्थान पे आएगा, ये कंफर्म है। आपको मैं फिर बता दूं, देखो ये इतना आसान प्रश्न नहीं था। सी छठवें स्थान पे आया तो हो भी सकता है, और समझ गए? क्योंकि अगर ए यहीं तक आया है तो सी तो यहां भी हो सकता था ना। ए यहां है तो सी यहां भी हो सकता था। तो ये हो सकता है यानी कैन भी। और यहां क्या लिखा है? अगर यहां लिखा होता कि सत्य हो सकता है तो सत्य तो ये फिर ये भी हो सकता था। केवल यही सत्य ना होता कि ये छठवें स्थान पे आया, एफ दूसरे स्थान पे आया, फिर ये भी एडजस्ट कर जाता, है ना? सत्य होगा मतलब डेफिनेट होगा, तो सी तो चौथे पे भी आ सकता है, पांचवें भी आ सकता है, छठवें पे भी आ सकता है। लेकिन ये बात एकदम सत्य है कि ए चौथे या पांचवें स्थान पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि ई आएगा तीसरे स्थान पे, और ए से पहले उसने प्रतियोगिता समाप्त की है। तो ए से पहले समाप्त की है, तो जहां वो समाप्त करेगा तो उसी के अगल बगल बी भी लगेगा। कह रहा ना, डी ने ए के पहले प्रतियोगिता समाप्त की है, तो डी के लेफ्ट राइट में बी तो रहेगा ही रहेगा ना। तो उस कंडीशन में आप ए को यहां और डी को यहां नहीं रख सकते, क्योंकि डी यहां रखेंगे फिर बी कहां रखेंगे? यहां तो ई आ जाएगा। यानी डी और बी रखने के लिए आपके पास पहला और दूसरा यही दो स्थान है, और ए को रखने के लिए या तो चौथा या तो पांचवा होगा। मैं समझ रहा हूं तकलीफ को, लेकिन क्या करेंगे, यूपीएससी है, थोड़े टफ तो पढ़ने पड़ेंगे ना। और करा दो या छोड़ दो? चलो भगवान की दया से समाप्त हो गया ये, नहीं तो एक आध आदमी जरूर जो है अभी एम्बुलेंस में बैठता। हवाई जहाज, अच्छा हवाई जहाज वाली यात्रा बता दो। ऑनलाइन वालों को देख लो इनके जीवन में क्या चल रहा है। ऑनलाइन वालों को हाथ उठाने की जरूरत नहीं, वो केवल मन में सोचते रहेंगे, मेरे तक पहुंचता रहेगा। आप बस मन में सोचो, और ऑनलाइन क्लास करते वक्त आपके मन में क्या क्या खुराफात आ रहा हो वो भी मैं समझता हूं, है ना? कोई आज पहली बार तो ऑनलाइन पढ़ा नहीं रहे, तो मैं ऑनलाइन वाले को जानता हूं, बड़े लवली लवली होते हैं, क्यूट क्यूट से, कुछ तो रजाई में होंगे,
कुछ 15 दिन से नहाए नहीं होंगे, है ना। ₹20 20 सामान पे चलूंगा बेटा, पहले आज ये एक्सरसाइज करवा दूं ना। ये एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मुझे ये लगा कि हम सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉप वर्जन को कराने से पहले एक बार आपको थोड़ा सा हील करा दें। और ये प्रश्न वो हैं कि ये यूपीएससी में आएंगे ही आएंगे, और यूपीएससी में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इसके लिए भी आप मेंटली तैयार रहो। और एक बात, दूसरी बात, आजकल एक बहुत दुखद कंडीशन है कि पहले 2011 12 13 में 2011 12 13 में मैथ्स पूछता था, बेसिक न्यूमेरेसी में जो क्वेश्चन पूछता था वो मैथ टाइप के होते थे। 2014 15 16 तक ठीक था, 17 18 के बाद वो बेसिक न्यूमेरेसी को फॉर्मेट करना शुरू किया। 2021 22 23 का पेपर तो इतना लेवल पे कर दिया था, पूछिए मत। अब क्या किया यूपीएससी ने, उसने देखा लेटर टू लेटर काम, वो नंबर टू नंबर काम नहीं करवाता, अब लेटर टू नंबर करवाएगा। लेटर टू नंबर का मतलब लिख देगा PQR इंटू 4, फिर यहां दे देगा 36PR, फिर पूछेगा व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ P प्लस R, यहां ऑप्शन दे देगा ABCD। PQR में 4 का गुणा करेंगे तो 36PR आएगा। अब जो भी पॉसिबल नंबर आएंगे उनको आपको जोड़ना है, जोड़ करके इस ऑप्शन में देना है। एक काम ये कर सकता है, अगर मान लिया उसको लगा कि नहीं और दुखी करना है तो ऐसे ही लिख, शायद ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा होगा, लाल लाल दिख रहा होगा, PQR इंटू 4 इक्वल टू 36PR, फिर लिखेगा फाइंड आउट द टोटल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द P प्लस R, हाउ मेनी टाइप ऑफ द रिजल्ट यू कैन फाइंड P प्लस R, यानी P प्लस R के कितने संभावित उत्तर हो सकते हैं। इसका मतलब P और R कोई एक फिक्स नंबर नहीं होगा, कई नंबर हो सकते हैं जिसमें 36PR आए, है ना। उस कंडीशन में अब आपको 1 2 3 जितनी पॉसिबिलिटी वो लेनी है, फिर वो ऑप्शन में पॉसिबिलिटी देगा, 1 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी या मोर देन 3 पॉसिबिलिटी। ऐसा दे सकता है कि 2 पॉसिबिलिटी, लेस देन 2 पॉसिबिलिटी, मोर देन 2 पॉसिबिलिटी और नन ऑफ दीज। जब ये मैं बोल रहा हूं तो इसको आप इतने हल्के में ना लो। 2 पॉसिबिलिटी, लेस देन 2 पॉसिबिलिटी, मोर देन 2 पॉसिबिलिटी, नन ऑफ दीज। तो कहने का मतलब यह है कि प्रश्न का लेवल भी इस तरह आ रहा है, और आप मेरा यकीन माने ऐसे प्रश्नों से वही बाहर निकल पाएगा जो परमाणु बम की तरह सोचने की कैपेसिटी रखेगा। यार यूपीएससी को मजा आने लगा है आईआईटीएन का सिलेक्शन लेने में। वो रोबोटिक टाइप के होते हैं, सरकार का भी काम चल रहा है, यूपीएससी का भी काम चल रहा है, तो कोई आदमी सरदर्द नहीं पालना चाहता, तो क्या किए वो सीसेट का लेवल टफ करेंगे। और सीसेट का लेवल टफ क्यों करते हैं, उसके भी रीजन है। SC ST OBC जनरल EWS, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, 27 क्वेश्चन राइट आउट ऑफ 80 ये आपको करने ही करने हैं, तभी आपकी कॉपी चेक होगी जीएस की। और 27 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, तो एटलीस्ट हमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और 40 क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2-2.5 मिनट का टाइम होगा। तो टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और मल्टीपल टाइम सोचना, इस पे आपको फोकस करना होगा। ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी, दोनों लोग अपने दिमाग में बात रख लो। अब मैं आपको एक प्रश्न करवाऊंगा, कठिन कराऊं आसान? अब तो आवाज ही नहीं आ रही। नहीं पहले आसान करवा देता हूं, जीवन बहुत जरूरी है। नहीं ये आगे वाले सब संन्यास ले लेंगे, कल से आएंगे नहीं, अकेले पढ़ाता रहूंगा मैं। आप ये देखिए आसान है ये, आप इसको करिए, फिर मैं आपको एक शानदार शायरी सुनाता हूं, फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करो।
ये बना रखी है, हम हमेशा यही वाला लगाएं। छह वस्तुओं यूवी डब्ल्यू और जेड एक दुकान में प्रदर्शनी के लिए लगाई जाती है। ये सभी वस्तुएं 1 2 3 4 5 6 नंबर की खिड़कियों में लगाई जाती है। एनीवे, ये देखिए, आप घबराइए नहीं प्रश्न से, आप प्रश्न से घबरा जाएंगे। दरअसल अभी तो सी सेट शुरू हुआ है और आप इससे घबराए नहीं। इसके पहले जो आप पढ़ रहे थे ऑल आर रिलेटेड अबाउट द बेसिक्स। अब सी सेट शुरू हुआ है तो आप घबराए नहीं, आप फाइट करें। 6 नंबर तक की खिड़की है तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। लिखने में कोई अपराध नहीं। ये सभी वस्तुएं इतने नंबर की, प्रत्येक खिड़की में एक वस्तु का प्रदर्शन किया जाएगा। यू न तो वी के सन्निकट दाएं होगा और न ही बाएं। यू जहां वी होगा उसके लेफ्ट राइट में यू नहीं होगा। दैट्स क्लियर। डब्ल्यू एक्स के सन्निकट बाएं होगा। मतलब ये बाएं ही रहेगा और सन्निकट रहेगा। सन्निकट का मतलब होता है नियरेस्ट, मतलब देयर इज नो गैप बिटवीन बोथ, मतलब दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होगा। जेड कभी भी 6 नंबर की खिड़की में प्रदर्शित नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा 1 नंबर की खिड़की पर प्रदर्शित होगा ही नहीं? एक्स कभी भी 1 नंबर पे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर एक्स 1 नंबर पे होगा फिर डब्ल्यू कहां जाएगा? ठीक है, किसी को डाउट है यहां पर? हो तो पूछ लो। है डाउट? बताइए बताइए। बस केवल रिपीट करना है। डब्ल्यू एक्स के सन्निकट बाएं होगा, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा है, ये मैंने कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, ये यानी डब्ल्यू हमेशा इधर होगा। क्लियर हो रहा है? अब एक बात बताओ, 1 से 6 नंबर तक की खिड़की है तो केवल इसमें से एक्स ऐसा है जो 1 नंबर की खिड़की पे प्रदर्शित नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 नंबर पे एक्स रख दोगे तो डब्ल्यू को कहां रखोगे फिर? और 0 नंबर की खिड़की है नहीं। समझ गए? अब कहां है? क्या कह रही हैं? एक आदमी बोलो भाई। सेट कैसे करेंगे? किसको? अब आप मेरी बात सुनिए, ये जो कंडीशनल क्वेश्चंस होंगे, मैं आपसे इतनी दिन से, पहले दिन से सी सेट की क्लास चल रही है। क्लास में 2 घंटे की क्लास में प्रश्न चाहे 5 ही कराएं, भाषण ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को मेंटली तैयार कर रहा हूं सी सेट के लिए। आपको एक दिन बताया था, नोएडा, ये बगल में नोएडा है, मेरठ के 2 भाई बहन हैं और दोनों बीटेक किए हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, बाबा कॉलेज से नहीं। और दोनों वहीं नेहरू बिहार में एक संस्थान में पढ़ते थे। मैं भी वहां टीचर था। चूंकि बीटेक किए थे तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते थे। ये 5वां साल है 2025 का। उत्तराखंड में मेंस लिखा, यूपी पीसीएस मेंस लिखते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होते और फेल कहां होते हैं? सी सेट में। आप यकीन न माने, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, गूगल गलत आंसर देगा पर उनका आंसर गलत नहीं होगा। दोनों भाई बहनों ने बिल्कुल रट रखा है, सिद्ध कर रखा है। और पिछले साल तो मोर देन 10,000 क्वेश्चन फ्रॉम द मैथमेटिक्स
एंड मोर देन 7 to 8,000 क्वेश्चन फ्रॉम द रीजनिंग। धुआंधार प्रैक्टिस किया। मेरे प्रिय भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, उनको समझाता भी रहता हूं, पर दोनों के अंदर खासियत है कि मेरी रेस्पेक्ट बहुत करते हैं, मुझसे सलाह भी मांगेंगे, मैं जो बात कहूंगा ध्यान से सुनेंगे पर मानेंगे। यही कारण है कि उनके जीवन में कांड दर कांड हो रहे हैं। और एक बार अगर वो गलती से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाए तो आप यकीन माने ये भी एक ऐतिहासिक घटना होगी। जैसे 2007-6-7 के आसपास एक किंजल सिंह और प्रांजल सिंह, ये उत्तर प्रदेश के बलिया की रहने वाली थी, उनके फादर डीएसपी थे, पुलिस में डिस्प्यूट में वो नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे। ये लोग दोनों छोटी थी, दोनों बहनें एक ही साथ आईएएस हुई थी दिल्ली डीयू से, एक सेम ईयर में। किंजल आईएएस हुई थी, प्रांजल आईआरएस हुई थी। तो मुझे यकीन है कि अगर वो प्री क्वालिफाई कर जाए तो अखबार की हेडलाइन होगी कि भाई बहनों ने किया टॉप। और यकीन माने जिस दिन वो प्री क्वालिफाई करेंगे पहली और दूसरी रैंक पे ही होंगे, क्योंकि उनकी तैयारी का लेवल बहुत हाई है, पर वो दोनों प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब कारण क्या है, अब यूपीएससी वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना कि सारा डेटा अरेंज हो जाए, पूछेगा ही नहीं। और इसमें ऐसी कोई बात भी नहीं है जिसे आप अरेंज कर सको। उसने कहा जेड छठे नंबर पे नहीं आएगा, दैट्स क्लियर। अगर पूछता, अगर यहां जेड भी दिया पूछता छठे नंबर पे कौन नहीं आएगा, तो आंसर जेड ही होता। फिर कह रहा है जहां भी वी आएगा, वी पांचवें और छठे, उसके लेफ्ट और राइट में यू नहीं होगा, ये कंडीशन है। और एक्स जहां भी होगा उसके ठीक लेफ्ट में सन्निकट में डब्ल्यू होगा। आप इसे सेट कर ही नहीं सकते। ये आपको मैंने डेटा प्रोवाइड किया है, यूपीएससी ने डेटा प्रोवाइड किया है। अब वो क्वेश्चन पूछेगा, आपको दिमाग लगाना है। अगर अरेंजमेंट हो जाए फिर एसएससी, बैंकिंग, दरोगा, कांस्टेबल, इनमें और इसमें डिफरेंस क्या रह जाएगा? तो जाहिर सी बात है यही कंडीशन बनेगी, है ना। तो इस हिसाब से कभी भी अरेंज नहीं होगा, आपको ट्राई करना है। अब ये 1 2 3 4 5 6 लिखा है। अब देखो एक्स यहां भी आ सकता है, 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 एक्स यहां भी आ सकता है। एक्स केवल यही नहीं आ सकता, क्योंकि यहां एक्स रखेंगे तो डब्ल्यू बाहर होगा, इसलिए अरेंज नहीं होगा। दैट्स क्लियर। अब समझ गई कौन कैसे सेट होगा। अब ये देखो, अब कह रहा है यदि एक्स को 3 नंबर के खिड़की पे प्रदर्शित किया जाए तो डब्ल्यू किस नंबर खिड़की पे प्रदर्शित होगा? वो भी बोल रही है 2, पर सेट ये भी नहीं होगा। अच्छा, सेट का मतलब एक ही बात क्यों समझते हो? सेट मतलब अरेंजमेंट। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, जेड यहां नहीं हो सकता, दैट्स क्लियर। यू को 5 नंबर खिड़की पे प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। यू यहां होगा तो छठे नंबर पूछ रहा है, यहां जेड नहीं हो सकता, यहां वी नहीं हो सकता, यहां अपना एक्स नहीं हो सकता, यहां डब्ल्यू भी नहीं हो सकता, केवल एक ही लेटर बचा है। क्या यार, नेटवर्क काम करने लगे। क्लास जैसे 5:30 होने वाला था, नेटवर्क लोगों को काम करने लगता है, फिर टाइम खत्म हो जाता है। यार जिस लेवल से मैं पढ़ाता हूं, मैं मैराथन कभी ले ही नहीं पाऊंगा ना। आप मेरी क्लास कभी भी किसी भी बैच में पता कर लीजिए, मैं अपने क्लास, जबकि आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे फीवर है, जुकाम भी है, मैं मेडिसिन खाया हूं, लेकिन एक बार भी आपको अंदाजा नहीं लगेगा, मेरी एनर्जी लेवल गिर नहीं रही है। तो मैं भी 2 घंटे से ज्यादा पढ़ा ही नहीं सकता, फिर हमें गैप चाहिए ही चाहिए। और मैंने ये भी सोच रखा है कि जब तक पढ़ाऊंगा इसी स्टाइल में पढ़ाऊंगा,
जिस दिन मुझे लगेगा आई हैव द नो कैपेसिटी एंड आई हैव द नो एनर्जी, उसी दिन पढ़ाने से संन्यास ले लूंगा। और जब तक पढ़ाऊंगा, इससे पहले मैंने एक इंग्लिश माध्यम के बहुत मशहूर कोचिंग संस्थान में पढ़ाया, करोल बाग में। फिर मैंने हिंदी माध्यम के एक ठीक ठाक संस्थान में, ठीक ठाक मतलब कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द हिंदी माध्यम, उनके यहां पढ़ाया। और मैं मानता हूं कि सभी अच्छे थे, पर खान सर इज द बेस्ट। और अब खान सर क्या हूं। और जिस दिन मैं खान सर के यहां आया था, ऐसा नहीं, वो भी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारा संबंध किसी से खराब नहीं है और मैं संबंध खराब करता भी नहीं किसी से, लेकिन खान सर इज द बेस्ट। इसके दो रीजन हैं। मैं हमेशा एलिट क्लास या मध्यम वर्गीय को पढ़ाया, मैं गरीब के बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाया, क्योंकि गरीब का बच्चा इतनी फीस दे ही नहीं पाता था, वो मेरी क्लास तक पहुंच नहीं पाता था। खान सर के यहां पढ़ाने पे हुआ कि गरीब से गरीब बच्चे तक एजुकेशन पहुंची, मेरी क्लासेस पहुंची। और मैं ये भी जानता हूं कि एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है जिसे मैं पढ़ाता हूं, ये समग्र आईएएस नहीं है, पूरा सिलेबस नहीं है, पर इतने टॉपिक से मैं आपको एक, जैसे कहते हैं, अप्रोच दे दूंगा, एक दिशा दे दूंगा जहां से आप सोचना शुरू कर देंगे। और आपको मैंने बताया कि कई बार ऐसा मेरे साथ घटना घटी है, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में मैं खाने बैठा हूं। एक दिन बताया ना कि हरियाणा में सोनीपत, करनाल, सोनीपत, पानीपत नाम सुना होगा, वहां कई मशहूर ढाबे हैं। तो मैं अक्सर दिल्ली से चंडीगढ़ जाता हूं, तो एक मशहूर ढाबे पे मैं रुका खाने के लिए। तो मेरे साथ 3-4 लोग थे, और इत्तेफाक से उनमें जो 3 थे वो खाकी वर्दी में थे, और खाकी वर्दी में स्टार नहीं लगा था, अशोक स्तंभ लगा था, तो आईपीएस ही रहे होंगे, पूरे भौकाल से थे। एक लड़का बार बार हम लोगों को सर्व कर रहा था टेबल पर, ये सच्ची मतलब मेरे साथ घटी घटना, भी 2 महीने पहले की बात है, सर्व कर रहा था। लेकिन वो जितनी बार आए, और मैं किस ड्रेस में था ये भी समझ लो, टी शर्ट पहना था, लोअर पहना था, स्लीपर चप्पल, और वो सब वर्दी में थे। वो जितनी बार मेरे से पूछे, सर और कुछ लाएं, और कुछ लाएं, मेरे बात ये समझ में आया, और उन लोगों से ना पूछे। और जब दूर चला जाए तो वहां से भी खड़ा होके हमको देखे। तो उनके साथ जो गनर था कि हमका, जाओ उस लड़के को जरा बुला के तो ले आओ। आया, हमने कहा एक बात बताओ, इसे तो तुम आदमी बड़े अच्छे लगते हो, ईमानदार आदमी लगते हो, तो वो तो इन लोगों से एक बार भी नहीं पूछे, मेरे से ही क्यों पूछ रहे थे। कहा सर मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि आप तिवारी सर हैं या कोई और, पर मुझे ऐसा लग रहा था आप वही हैं, तो मैं आपको बार बार वॉच करने की कोशिश कर रहा था, और जब मैं आपसे कुछ पूछता था तो आप इशारों में ऑर्डर देते थे, आप बोल नहीं रहे थे, बोलते तो मैं पकड़ लेता, अब आपने बोला तो मैं पकड़ लिया। तो हमने कहा मुझे कैसे जानते हो, तो उसने कहा कि मैं केजीएस आईएएस में ऑनलाइन यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूं सर, मैं गरीब था, मेरे घर व्यवस्था नहीं थी, तो मैं दिल्ली आया, यहां मैं ढाबे पे काम करता हूं, मेरे साथ वाले और लोग आए हैं, वो 12 घंटे काम करते हैं, मेरे से दुगनी सैलरी लेते हैं। मैंने मालिक से बोल रखा है कि मालिक मैं केवल 6 घंटे काम करूंगा, मुझे सैलरी आप आधे से भी कम दो। तो जितनी सैलरी मिल जाती है, यहां भोजन मिल जाता है, रहने के लिए रूम है, तो पैसा कुछ खर्च नहीं होता सर, उस पैसे को बचा रहा हूं, प्लस ऑनलाइन में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, साल 2 साल नौकरी करूंगा, पैसे इकट्ठा करूंगा, और जब मेरे पास 2-3 साल के बराबर पूरा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर मैं नौकरी छोड़ के प्रॉपर यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा। तो खान सर ने इतना तो किया ही है। आप अमृतसर चले जाओ, पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर पे चले जाओ, चाहे आप बंगाल इधर कोने में चले जाओ, बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे मैं खान सर के यहां पढ़ता हूं, स्टूडेंट है। तो इसीलिए, और ऐसा नहीं ईमानदारी से मैं वहां भी पढ़ाता था, यहां भी पढ़ाता हूं, पर जब तक पढ़ाऊंगा सिर्फ खान सर के यहां पढ़ाऊंगा, किसी भी सिनारियो में। और जिस दिन मुझे लगा कि मेरी एनर्जी कम है या किसी कारण से मैं अब नहीं पढ़ा सकता, तो फिर मैं कहीं नहीं पढ़ाऊंगा, न व्यक्तिगत और न किसी ऑर्गेनाइजेशन में। बुलाने वाले हमको तो रात दिन बुलाते हैं, पर मैं किसी के यहां पढ़ाऊंगा नहीं, जब तक पढ़ाऊंगा यहीं पढ़ाऊंगा। और जब पढ़ाना बंद करूंगा तो 2 ही कंडीशन होगी, एनर्जी कम हो जाए तब, और या मैं मिनिस्टर बन जाऊं तब। आप मेरी बात को बिल्कुल हल्के में न लें, हकीकत है कि मैं, जैसे मैंने कहा ना कि हर आदमी प्रिपरेशन करता है, तो मैं आईएएस नहीं बना तो मुझे लगा अब इससे ऊपर बनना है, इससे ऊपर बनने के लिए एक ही रास्ता है, मिनिस्टर बनना। तो मैं मिनिस्टर बनने की तैयारी कर रहा हूं, और एक दिन आप टीवी में सामने, आप जब लोग शपथ ले रहे होंगे, तो उसमें एक मैं भी शपथ लेता हुआ आपको दिखूंगा।
अब हम लोग एक एक खतरनाक प्रश्न करने जा रहे हैं। अब आप मेंटली इस प्रश्न के लिए तैयार हो जाएं। और जितने प्रश्न आज करेंगे और कल करेंगे सारे प्रश्न कंडीशनल ही होंगे। एक भी प्रश्न कंडीशन से बाहर नहीं होगा, हमें कंडीशन तक पहुंचना होगा। इसको पढ़ने के साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं, आप भी एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर लास्ट में आपको यह फिर शो करूंगा। उसने कहा एक महाविद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए टीम तैयार की जाती है, जो कुछ इस प्रकार है। एक मुख्य वक्ता होगा, दो वक्ता पहले से ही तैयार प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे, यानी प्रपोजल देंगे। दो वक्ता विरोधी टीम के कथनों का वितर्क प्रस्तुत करेंगे। आपने इतनी लाइन में क्या सीखा कि जो टीम जाएगी वो 5 व्यक्ति की ही जाएगी, है ना, छठा व्यक्ति नहीं जाएगा। अब उसने कहा ए बी सी डी एफ जी और एच विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थियों की टीम तैयार की जानी है। जब उसने ए बी सी डी एफ जी एच लिखा तो यदि आप आईएएस बनना चाहते हो तो आपका काम था, इसे भी आप काउंट कर लेते कि ये हैं कितने, 8 हैं, यानी 8 में 5। एक मुख्य वक्ता होगा, 2 प्रपोजल देंगे, 2 तर्क वितर्क प्रस्तुत करेंगे। अब कह रहा है, कंडीशन दिया उसने कि मुख्य वक्ता सी डी और ई में से कोई एक होगा। आप हर एक को मुख्य वक्ता नहीं बना सकते। वह 2 विद्यार्थी जो प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ए बी और सी में से कोई होगा। याद रखना, ए बी सी में से कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। वह 2 विद्यार्थी जो वितर्क प्रस्तुत करेंगे एफ जी और एच में से होंगे। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट लाइन उसने दिया, ए और सी हमेशा साथ में रहना पसंद करेंगे, ई और एफ हमेशा साथ में रहना पसंद करेंगे। आप इसको शॉर्टकट में अपनी कॉपी में नोट करो, ए बी सी डी एफ जी एच लिखो, फिर लिखो सी डी ई में से कोई एक मुख्य वक्ता होगा, ए बी सी में से कोई 2 प्रस्ताव देंगे, एफ जी एच में से कोई 2 वितर्क प्रस्तुत करेंगे। फिर साथ ही साथ आप यह भी लिखना कि ए और सी हमेशा साथ रहेंगे गठबंधन में, ई और एफ हमेशा साथ में रहेंगे। आप इसको देख लीजिए। आप इसको शॉर्टकट में नोट करो, पूरा लिखने की, रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा, आपके पास रखा रहेगा, इसलिए पूरा डिटेल प्रश्न ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है। अब हम पहले प्रश्न पे चल रहे हैं, या एक नजर प्रश्न पे दौड़वा दूं? नहीं, दौड़वाता नहीं हूं, सीधा चलता हूं। आप इसको ट्राई करिए। हाँ, शॉर्ट में लिख लिया तो आप इसको ट्राई करिए। कौन सा व्यवस्थितीकरण संभव नहीं है यदि सभी प्राथमिकताएं मानी जाए?
ऑनलाइन वाले भी आप इसको देखिए और सीधा आप अपने ऑप्शन जो है कमेंट करना शुरू करिए। अब रुक जाओ, मैं हाथ उठवाऊंगा ना, ऑफलाइन वालों का तो कम से कम अपनी आंखों से देख लो ना, ऑनलाइन वाले पता नहीं कहां कहां बैठे होंगे। रेडी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ये में सबसे अलग क्वेश्चन में आंसर हाथ उठाती है। ऑप्शन सी, ठीक, सी में पीछे वाली गैंग ने हाथ उठाई है। सब मिलके सॉल्व कर रहे हो क्या? ऑप्शन डी, सारे बिक गए। कुछ लोगों के दिमाग में होगा क्यों निप्र होए हमें कहानी, मतलब आंसर कुछ भी आए अपने से क्या ही फर्क पड़ता है ना। ऑनलाइन वालों का भी थोड़ा सा देख लूं, है ना, ये भी अपने खास ही हैं। एक बात आप जान लीजिए, ये जो प्रश्न आप अटेम्प्ट कर रहे हैं यहां कर रहे हैं ना, ये सब प्रश्न यूपीएससी लेवल के हैं, हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं। ये इतने आसान नहीं है, और इतनी आसानी से हो जाए फिर ये मेरे क्वेश्चन कैसे हो गए, है ना। ये प्रश्न इतनी आसानी से नहीं होंगे। और आपको बताऊं, यही वो प्रश्न है, और आपको तो टाइम में देता हूं पढ़ने के लिए। जब ये पीपीटी आईआईटी वगैरह में शो होती थी तो 40 सेकंड के लिए डेटा शो होता था और 15-15 सेकंड के लिए क्वेश्चन। और सोचिए 40 सेकंड में तेजी से डेटा को पढ़ना और कंबाइन करना, और 15 सेकंड में प्रश्न को पढ़कर के उसके उत्तर तक पहुंचना, इतना आसान काम तो नहीं होता। लेकिन अगर लगातार इसी तरह की प्रैक्टिस होती रहेगी तो आदमी एक न एक दिन तो पहुंचने लगेगा ना। हम कहते हैं 40 सेकंड में नहीं पढ़ पाएगा, 50 सेकंड में तो पढ़ लेगा। 15 सेकंड में आंसर की अगर प्रैक्टिस करेगा तो 20 सेकंड में, 25 सेकंड में कर लेगा। तो ये सारे क्वेश्चन वही हैं हमारे प्रोसीजर के, लर्निंग विद संजीव तिवारी, वहीं से सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। आप जब इनके प्रश्नों को करेंगे और थोड़ा सा आपने मिस्टेक कर दी तो आप लेफ्ट राइट हो जाएंगे। जैसे देखिए, उसने कहा ए और सी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। कहां कहा ये भी दिखा दूं। ए और सी हमेशा साथ में रहना अब पसंद करते हैं, मोहब्बत ही है। ई और एफ हमेशा साथ में रहेंगे एक ही लाइब्रेरी में। जब मैं लाइब्रेरी बोलता हूं, जितने लाइब्रेरी वाले हैं मनी मन मुझे बहुत गाली देते होंगे, लेकिन क्या करें, बेचारे लाइब्रेरी शुरू में गए, अब फंस गए हैं। अब लाइब्रेरी में जाने का मार्ग है, आने का मार्ग, या तो दिल टूट जाएगा या तो जुड़ जाएगा। तो जिसका टूट गया वो भी लाइब्रेरी से नहीं आएगा, यादों के सहारे लाइब्रेरी में बैठा रहेगा, और जिसका जुड़ गया वो ऐसे भी नहीं आएगा, वहीं से टल हो जाएगा। अब देखिए, सी मुख्य वक्ता होगा, बिल्कुल हो सकता है। ए और बी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर सी को मुख्य वक्ता बना दिया गया और ए भी टीम में जा रहा है तो सी तो खुशी खुशी जाएगा। खूब ध्यान से सुनना, अब यहां आओ। डी या ई मुख्य वक्ता होंगे। डी मुख्य वक्ता होगा, फिर कोई भी जाए किसी को कोई दिक्कत, डी के ना आगे कोई, मतलब डी एकदम बाबा है। तो जब डी मुख्य वक्ता होगा, ये लाइन ध्यान से पढ़ना, डी या फिर ई मुख्य वक्ता होंगे और जी और एच अथवा एफ वितर्क प्रस्तुत करेंगे। यानी इसका कहने का मतलब था कि जब डी मुख्य वक्ता होगा तो जी और एच रहेंगे वितर्क प्रस्तुत करने वाले में, तो कोई दिक्कत नहीं। जी के भी आगे पीछे कोई नहीं, एच के भी आगे को पीछे कोई नहीं, और डी तो बाबा ही है। बाबाओं को दिक्कत नहीं, उन्हें आप फ्रांस ले जाओ, पेरिस ले जाओ। दिक्कत है ई को,
एफ को, ए को और सी को। और जब ई मुख्य वक्ता होगा तो उसने ऑप्शन दे दिया कि जी के साथ आप एफ को लेके जा सकते हो, तो यह भी संभव है। नेगेटिव ना हो प्लीज, मेंटली आप नेगेटिव ना हो कि आपसे गलती हो गई। गलती आपसे इसलिए हुई कि आप सोच नहीं पा रहे हो, इसलिए गलती हुई। नेगेटिव ना हो, जैसे नेगेटिव हो गए मुझे लगेगा नेगेटिव हो गए। जी और एच वितर्क प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल हो सकता है। अगर जी एच से कहा जाए, क्योंकि इनके आगे पीछे कोई है ही नहीं संसार में, इनसे कहा जाए कि भाई तुम दोनों मिलकर यहां से गोवा चले जाओ, वितर्क प्रस्तुत करना है, ये तुरंत झोला उठाएंगे, चल देंगे। मामला कहां फंसेगा? जब जो उसका ऑर्गेनाइजर था उसने मुख्य वक्ता डिक्लेयर नहीं किया, उसने सीधा सीधा कहा कि बी और सी तुम दोनों गोवा में जाके प्रस्ताव प्रस्तुत करोगे, तो बी को तो कोई दिक्कत नहीं। जब सी जाने लगेगी, ए जाने देगा उसको? पता चला इधर से गई बी के साथ, आई ही वापस नहीं, है ना? तो ए कभी भी जाने नहीं देगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यही संभव नहीं है, ऑप्शन बी। क्लियर? अगला देखो। बेटा मैंने बताया कि ये संजीव तिवारी के क्वेश्चन है, मिस्टेक कैसे हो सकती है? इधर देखो, मुख्य वक्ता सी, डी और ई में से कोई एक होगा। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहो, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूं। जितने भी क्लास में बैठे, कई तो मनी मन बद्दुआ दे रहे हैं, पर हम क्या कर सकते हैं? चूंकि मैं आपका नमक खाया हूं, आपके माता पिता का। अब कैसे खाया हूं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? भाई आप करिए, डायरेक्ट खाए हैं। देखो यही सब है, आंदोलन करके आ जाते हैं। भाई आपने फीस दी, उस घूम फिर के थोड़ा बहुत हिस्सा मेरे जिम्मे आता है, तो मेरी लॉयल्टी जो है, ईमानदारी, वफादारी, वो आपके घर वालों के प्रति है। तो चाहे अच्छे से चाहे बुरे से हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। चलो इसी बात पे एक शायरी सुनाता हूं, खुद ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा, फिर ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। उसे तुमसे मोहब्बत है, गलत फहमी में मत रहना, ए बस दिल की शरारत है, गलत फहमी में मत रहना। तुम्ही को देख कर वो मुस्कुराती है तो इसमें हैरत क्या? तुम्ही को देखकर वो मुस्कुराती है तो इसमें हैरत क्या? उसे हंसने की आदत है, गलत फहमी में मत रहना। दो लाइन और है, मजेदार है, थोड़ा सा फील आएगा। मैं तुझको चाहता हूं, बात ये सच है मगर लेकिन, सुन तो लो। मैं तुझको चाहता हूं, बात ये सच है मगर लेकिन, मुझे तेरी जरूरत है, गलत फहमी में। कुछ को शायरी भी समझ में नहीं आई। चलो मतलब दोबारा शायरी भी दोबारा, मतलब नेटवर्क का इतना बुरा हाल है। चलो यहां आओ। यदि ए और बी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा? अब थोड़ा सा हंसे हो तो एक्टिव रहना। रेडी? ऐसे नहीं। ऑप्शन ए,
देख लिया तो फिर नीचे क्यों कर ली थी? वो एक बार हाथ उठाई, देखी किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो यहां तक ले गई थी, तुरंत ऐसे किए, तब तक मैं देख लिया तो फिर दोबारा उठा दी कि चलो ठीक है, सम्मान बचा रहे। कभी भी मत घबराओ, भीड़ का सिलेक्शन नहीं होता, अकेले तन्हा सिलेक्शन होता है ना। टॉप पे हमेशा एक ही व्यक्ति होगा, इसलिए आप भीड़ पे न विश्वास करें, अपने पे करें। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, देखो शायरी का कमाल, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, डी वाले भी हैं, इन्हीं को शायरी नहीं समझ में आई थी। इधर देखो, ए और बी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, अगर ए और बी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तो मुख्य वक्ता सी, डी और ई में से ही कोई होगा। अब चूंकि ए जा रही है, नहीं जा रहा है, तो मुख्य वक्ता किसको बनवाएगा? ये तो समझते ही होगे। अब वितर्क प्रस्तुत करने की बारी आएगी, तो जी एच दोनों बाबा हैं, इन्हें किसी के साथ आने जाने में दिक्कत। एफ वितर्क प्रस्तुत करेगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये बगैर ई के नहीं जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डाउट है कुछ? पर कुछ उखड़े उखड़े लग रहे हो। हाँ, कोई डाउट है? ठीक, सेटिंग नहीं बैठ रही ना। यार कभी कभी सोचा करो, सेटिंग इतनी सर्दी में, धूल भरे एनवायरनमेंट में, जीवन की स्ट्रगल में सेटिंग की जरूरत भी नहीं है। अगर सेटिंग करनी ही है ना, तो सपनों की कल्पना करो कि जब लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग सेंटर में आप एडमिटेड हो, एडमिशन हो जाए वहां पर, मसूरी आप ट्रेनिंग पे जाएं, वहां सेटिंग करना, पहाड़ों की वादियों में हाथ पकड़ के कहना विल यू मैरी मी। अब ऐसे मोहल्ले में बस स्टॉप पे खड़े होकर कह रहे हो विल यू मैरी मी, बताओ। एक बड़ा बढ़िया लाइन है, एक लड़का एक बस स्टॉप पे एक लड़की से कह रहा था, इसे हाथ पकड़ के बोल रहा था, पीछे कोई बुजुर्ग आदमी था, कह रहा है जान, तुम्हारी आंखों में मुझे पूरी दुनिया दिखाई पड़ती है। तो बुजुर्ग आदमी बेचारे की भैंस खो गई थी, उसने कहा बेटा जरा इनकी आंखों में देख के बताओ। कि भैंस है कहा, ये देखो। ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है, आपको प्राथमिकताएं बनानी पड़ेंगी, इसमें भी बनानी पड़ेगी, और एक और है, एक ये है, यदि सभी प्राथमिकताएं मानी जाए तो कितनी टीमें संभावित हैं। तो अगर संभावित टीमें आप बना लोगे, और देखिए ये एकदम यूपीएससी स्टैंडर्ड प्रश्न है, उसने कहा यदि सभी प्राथमिकताएं मानी जाती हैं तो कितनी टीमें संभावित हैं? 2, 4, 8, 9। अब इसमें आपको हर संभावित टीम बनानी पड़ेगी। एक बात, जब आप इसका उत्तर निकाल लेंगे तो आप ये बड़े आराम से इसका उत्तर पा जाएंगे कौन अधिकतम बार आएगा, क्योंकि लिखा है ना सभी प्राथमिकताएं मानी कौन सा विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों के साथ बनाए गए क्रमों में अधिक बार आएगा। तो चलो मैं ये बनाता हूं, है ना, आप बनाओगे तो नेगेटिव हो जाओगे, इसलिए मैं बनाता हूं। मुख्य वक्ता कौन कौन हो सकता है? सी, डी और ओके।
अब ए और बी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, सी के साथ ए को ही जाना था, और जी और एच वितर्क प्रस्तुत करेंगे। क्लियर क्लियर। डी मुख्य वक्ता होगा, तो अब प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ए और सी, और वितर्क करेंगे जी और ई मुख्य वक्ता होगा। प्रस्ताव चूंकि जो प्रस्तुत करेंगे ए बी सी में से कोई तीन में से कोई दो करेगा, तो ए और सी यहां भी जाएंगे, और एफ और जी वितर्क प्रस्तुत करेंगे। एक ये होगा और दूसरा होगा ई ए सी एफ और एच। यही छोटा सा बात पकड़ने लायक थी, है ना। एफ को ई से प्रेम है, ये साथ में रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। वितर्क प्रस्तुत करने वाले तीन लोग हैं, एफ जी और एच, है ना। तो ई जा रहा है तो एफ तो जा ही रहा है, एक बार जी को आप भेज सकते हैं और एक बार, यानी देयर आर 4 पॉसिबल टीम इन दिस ग्रुप, यानी 4 तरह की संभावित टीमें हो सकती हैं। सो आंसर बी, ऑप्शन बी इज द राइट। और देखिए ये आप तभी कर पाएंगे जब आप 100% क्वेश्चन को करते वक्त कंसंट्रेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सी डी यहां लिखे, इसका 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 शेड्यूल बनाए, तो आपको सारे प्लेयर्स पे नजर रखनी है। भाई एफ का और ई का गठबंधन है ना, लेकिन वितर्क प्रस्तुत एफ जी एच में से कोई दो करेगा, तो एफ के साथ जी करेगा या एच, ये डिसाइड तो है नहीं। तो आप 2 टीम तो संभावित बना सकते हो ना, एक बार जी को ले जाओ, एक बार एच को ले जाओ। क्लियर है। अब इसके बाद उसने कहा यदि सभी प्राथमिकताएं मानी जाती है तो कौन सा विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों को साथ लेकर बनाए क्रमों में अधिक बार आएगा। देख लो, 1 2 3 4 बार ये आया है, और सी भी 1 2 3 4 बार आया है। सी और ए 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो 4 बार आएंगे, और किसी को गिन लो कोई भी 4 बार नहीं आया होगा। ठीक है, देख लो, चाहे आप पहले देख लो। आया कोई? ए और सी ही आएंगे। अब हम सीधा चलेंगे प्रश्न के उत्तर में। अब यहां भी देखिए यूपीएससी एक लफड़ा पैदा करेगा। उसने ये बनाया, इस ऑप्शन में उसने सी का नाम दिया ही नहीं। अगर दे देता तो क्या हो जाता, फिर लफड़ा हो जाता, है ना, निर्धारित नहीं कर सकते। तो नाउ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये देखिए, ये तो यार घर का छोटा बच्चा भी कर लेगा, है ना। ए और ई जाएंगे, यही दोनों लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो ए जाएगा तो सी जाएगी, और ई जाएगा तो सी एफ जहां दिखेंगे वहीं काम होगा, और सी एफ दोनों कहां दिखेंगे, तो ऑप्शन बी इज द, इनमें कहीं भी सी एफ साथ नहीं दिख रहे हैं। हमारे ख्याल से टाइम हो गया, बचा है 45 में शुरू किया था। नहीं, आज दरअसल क्या ट्रैफिक बहुत होता है ना आजकल, तो आज मैं जब गाड़ी से आया तब तक थोड़ा सा डिले हो गया। अगर आप कहो तो एक प्रश्न हम और कर सकते हैं। प्लेन वाला, यार आज इतना हंस चुके हैं, दरअसल प्लेन वाले से हमारी यूपीएससी तो क्लियर नहीं होगी। ये तो मैं मजे लेने के लिए, आप लोगों को जिंदा रखने के लिए बोलता हूं बीच बीच में।
आज पर्याप्त मजे ले लिए हैं। ये भैंस वाला अच्छा नहीं था। अब कभी भी कहीं मतलब जैसे मान लिया किसी के साथ हो, ये ना कहना आंखों में दुनिया दिखती है, आंखों में कुछ दिखता ही नहीं है ना। क्या कह रहा है? 20 रुपए वाला? अरे 20 रुपए, ये देखो, मैं 2 मिनट में करवा दे रहा हूं। 20 रुपए में आइटम लेना था, 25 पैसे की स्कूटी है, 50 पैसे की कार है और 5 रुपए का हवाई जहाज है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम स्कूटी खरीदेंगे तो 80 हो जाएगी, कार भी खरीदेंगे तो 40, जबकि हमें 20 रुपए में 20 आइटम ही खरीदना है। तो हमने 5 रुपए का एक हवाई जहाज खरीद लिया। अब बच गए 15 रुपए। 15 रुपए में अगर स्कूटी खरीदेंगे तो आएगी 15 चौके 60, और कार खरीदेंगे तब भी आएगी 15 दूना 30, जबकि हमें केवल 19 आइटम लेने थे। तो इसका मतलब एक और हवाई जहाज खरीद लिया, 2 आइटम हो गए, 10 रुपए खर्च हो गए। अब हमें 10 रुपए में 18 आइटम लेने हैं। अब 10 रुपए की स्कूटी लेंगे तो 40, कार लेंगे तो 20, जबकि आइटम हमें कितने लेने हैं? 18। इसका मतलब अब 5 रुपए हमें और खर्च कर देने चाहिए, यानी 15 रुपए हमने खर्च कर दिए और 3 आइटम हमारे पास आ गए। अब बचे हुए 5 रुपए में हमें 17 आइटम खरीदने हैं। 17 याद रखना, ये विषम संख्या है। अब देखो, ये इतना दिमाग होना चाहिए कि 17 को 17 समझ के कांड करोगे तो 17 कर देगा। विषम संख्या है। अब जाहिर सी बात है, जो हमारा अमाउंट सेट है 25 पैसे की स्कूटी और 50 पैसे की कार, तो जो 25 पैसा होता है 1/4 होगा, है ना, और जो कार का 50 पैसा 1/2 होगा। तो चलो हम मान लेते हैं कि 5 रुपए की मैं केवल स्कूटी खरीदता हूं, तब भी 20 आएगी। तो इसका और जबकि हमें सामान कितने चाहिए? 17। अब हम क्या करेंगे, 1 रुपए की 2 जो है कार खरीद लेंगे। अब देखना, अब हमारे पास 5 सामान हो गए और हमारे पास बचे 4 रुपए। अब 4 रुपए की हम स्कूटी, और हमें सामान कितने चाहिए? 15। 4 रुपए की स्कूटी खरीदेंगे तो 16 आ रही है, अभी भी एक ज्यादा हो रही है। इसका मतलब 50 पैसे का हम एक कार और ले लेंगे, है ना। अब हमारे पास बचे 3.5 रुपए और 6 सामान हो गए, हमें 14 आइटम और लेने हैं। 3.5 रुपए में 1 रुपए की 4, तो 3.5 रुपए की 14। हो गया। 5 हवाई जहाज, 3 हवाई जहाज, 3 कार और 14 स्कूटी। इस हिसाब से 20 रुपए में 20 आइटम आ जाएंगे। न पैसा ज्यादा लगेगा न कम लगेगा, हिसाब बराबर हो जाएगा।